मुझे याद है जब स्मृति ईरानी जी सूचना प्रसारण मंत्री थी, तो एक बार मुझे राम बहादुर राय जी के साथ में था और वो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई थी कि भारत में जो सबसे अच्छे सूचना प्रसारण मंत्री माने जाते हैं, उसमें सरदार पटेल माने जाते हैं। दूसरी संभावना स्मृति जी में दिख रही थी उनकी जिजीविषा के कारण। लेकिन आज जो लोग पर्दे के पीछे पूछ रहे हैं कि ममता बनर्जी वॉशरूम कैसे जाएंगी, जो पूछ रहे हैं एंटी इनकम्बेंसी जो है वो राज्य में होना चाहिए, ममता की जगह मोदी के खिलाफ क्यों नहीं एंटी इनकम्बेंसी, उन लोगों का एक धरा उस वक्त टूट पड़ा था जब स्मृति ईरानी जी ने उन लोगों का पीआईबी कार्ड को थोड़ा होल्ड करने की बात कह दी थी, खासकर फेक न्यूज के संदर्भ में। और स्मृति ईरानी की वो जो जिजीविषा है कई बार यहाँ भी भारी पड़ी है। तो मैं चाहता हूँ स्मृति ईरानी जी का थोड़ा सा आप लाइव बताएं लोगों को, हमारे पाठकों को, वो जिजीविषा उनको मिली कहाँ से ऐसी। देखिए उनका उनसे जब मैंने बातचीत की, हालांकि बातचीत बहुत संक्षिप्त रही, लेकिन उनके आसपास के लोगों से जो बातचीत हुई मेरी, उससे मुझे ये पता चला कि स्मृति ईरानी के नाना संघ से जुड़े हुए थे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक से, और वो आरके पुरम में अपने नाना के घर के पास रहती थी और उनकी मां जनसंघ से जुड़ी हुई रही हैं। तो नाना से उनको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्कार मिले, जिसका उल्लेख मैंने इस पुस्तक में किया है। उसके बाद मां के साथ रहने से मिला, उसके बाद अटल जी की कविताएं, उनको कई कविताएं कंठस्थ हैं। और मतलब मुझे तो बहुत हैरानी हुई कि राष्ट्रीयता के विचार से ओत प्रोत परिवार से एक ऐसी लड़की निकली, और नाना का उनको बहुत ही मतलब नाना का बहुत भरोसा था अपनी नतनी पे, और वो हमेशा कहते थे कि देखना ये कोई बड़ा काम करेगी। तो अपने नाना और स्मृति जी कभी कभी मजाक में, कई इंटरव्यू में मुझसे तो नहीं, उन्होंने कहा कि नाना की बात को सच साबित करने के लिए उन्होंने इतना सब कुछ मेहनत किया। और मुझे लगता है कि इनकी कई सारी चीजें ऐसी हैं, जैसे मैं आपको एक बात बताऊं जो इनको तमाम राजनेताओं की जमात से अलग करता है। एक अमेठी का एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा है, मैं आपको बताता हूं। 2014 के चुनाव में क्या हुआ था संदीप जी, कि किसी ने स्मृति ईरानी के बारे में प्रियंका गांधी वाड्रा से पूछा कि मैडम वाड्रा, ये स्मृति ईरानी ऐसा ऐसा कुछ बोल रही हैं। तो उन्होंने कहा था, स्मृति हु, कौन स्मृति? तो वो बात आई गई हो गई। 2019 के चुनाव में अमेठी में एक शुक्ला परिवार है, उसके एक व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी में लाने की बात हो रही थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े लोग, भारतीय जनता पार्टी के जिला स्तर के लोग इस काम में लगे थे, और शुक्ला जी को इन सब लोगों ने मिलकर राजी कर लिया था कि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे, क्योंकि शुक्ला परिवार प्रभावशाली माना जाता है, और माना यह जाता है कि उनके पास 15 से 20 हजार वोट थे। मतलब उस समय माना जाता था, अब की स्थिति का मुझे पता नहीं। तो तय हुआ, शुक्ला जी के साथ बातचीत हुई और शुक्ला जी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए तैयार हो गए। उनकी शर्त सिर्फ इतनी थी कि वो स्मृति ईरानी की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगी और सदस्यता ग्रहण करेंगे। ठीक है, सारी व्यूह रचना हो गई, स्मृति जी के साथ उनकी बैठक तय हो गई। शुक्ला जी आए, स्मृति ईरानी थे, संघ के लोग थे, और जिला स्तर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आदि थे। तो हुआ ये कि शुक्ला जी ने बोलना शुरू किया और गांधी परिवार से अपनी नजदीकियों का बखान करने लगे कि मैं ऐसे गांधी परिवार के करीब हूं, ऐसे करीब हूं, राजीव जी के साथ काम किया, संजय जी के साथ, ये तमाम तरह की जो बातें होती। और उसी बोलने के क्रम में और नजदीकी दिखाने के क्रम में संदीप जी वो एक ऐसी बात बोल गए कि स्मृति ईरानी ने कहा, आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं हो सकते, आप यहां से चले जाइए। दरअसल हुआ यह था कि शुक्ला जी ने कहा कि मैं आपको यह बता सकता हूं कि प्रियंका गांधी के शरीर में कहां कहां तिल है। इतना सुनना था कि स्मृति ईरानी का गुस्सा 7वें आसमान पे चला गया, और उन्होंने तुरंत वो बैठक से खड़ी हो गई। और मुझे 3-4 लोगों ने ऐसा बताया, उस दौरान मैं कई लोगों से मिला था, क्योंकि एक ऐसी बात थी जिसको वेरीफाई करना बहुत जरूरी था। और उस मीटिंग में मौजूद कई लोगों ने मुझे बताया गया कि ये फलाने फलाने लोग वहां मौजूद थे, उनसे मिला तो उन सब ने इस बात की पुष्टि की। स्मृति ईरानी ने गुस्से में शुक्ला जी को उस कमरे से बाहर निकाल दिया और कहा कि शुक्ला जी आप जाएं, आप भारतीय जनता पार्टी में आपका संभव नहीं हो सकता।
भारतीय जनता पार्टी और संघ के लोगों ने लगातार समझाने की कोशिश की स्मृति ईरानी को कि इतने हाई वोल्टेज इलेक्शन में आप 15-20 हजार वोट की चिंता आपको करनी चाहिए, भूल जाइए इस बात को। वो अपनी कुछ चीजें अपने बताने के क्रम में उनके मुंह से निकल गया, ऐसी बात नहीं हो सकती। स्मृति ईरानी टस से मस नहीं हुई और उन्होंने कहा कि जो महिला का सम्मान नहीं कर सकता, मेरा उसके साथ एक कदम चलना संभव नहीं है। और वो दिन था और आज का दिन है। शुक्ला जी भारतीय जनता पार्टी में आ नहीं पाए। ये कांग्रेस के लोगों को सीखना चाहिए कि जो प्रियंका वाड्रा का रही थी हुई जी स्मृति, उनके सम्मान के लिए स्मृति ईरानी लड़ी। वास्तव में राजनीति में जिस सुचिता की कभी बात की जाती थी वो दिखता है स्मृति ईरानी में, और तभी स्मृति ईरानी बड़े पर्दे पे कह सकी, टेलीविजन पे कह सकी कि वो मैकडोनाल्ड में पोछा लगाने तक के लिए चली गई थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो एक नम्रता, और यहाँ जो एक अहंकार है राजकुमारी का कि हुई स्मृति, और आपने इसका बहुत ही अच्छा बखान किया है। जब गांधी नेहरू टेबल पर फिरोज का विवाद हो रहा है, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये लोग फासिस्ट कहते हैं और फिरोज गांधी इंदिरा को कह रहे हैं कि यू आर फासिस्ट। तो ये जो खुद गांधी परिवार के अंदर फासिस्ट नेचर है जो इंदिरा में दिखा, वही प्रियंका में दिख रहा है। ये कनेक्शंस जो है आपने उसमें अलग है, लेकिन वो जुड़ता है कहीं ना कहीं। तो ये जब ये फांसीवाद पे ये प्रवचन देते हैं, तो क्या जनता को जो हंसी नहीं आनी चाहिए इन पे? इंदिरा जी ने तो साबित भी किया कि वो फासिस्ट है, और इंदिरा जी ने अपने पति स्वर्गीय फिरोज गांधी की बात को साबित भी किया 75 में, जब पूरे देश पर उन्होंने 2.5 साल तक इमरजेंसी और आपके हमारे तमाम नागरिक कानून को उन्होंने मुलतवी कर दिया था कुछ दिनों के लिए। तो वो कर चुकी है साबित। और एक अच्छी कहानी आपने लिखी है, मैं चाहता हूँ थोड़ा सा उसका विस्तार दीजिए। थोड़ा इतर होगा, लेकिन आपने वो लिखा है इसमें इंदिरा को लेकर कि इंदिरा के जाने का रास्ता भी जयप्रकाश नारायण ने तैयार किया और इंदिरा के आने का रास्ता भी जयप्रकाश नारायण ने तैयार किया। तो मैं चाहता हूं, ये बहुत कम लोग जानते हैं इसको, इसलिए मैं कहूंगा अमेठी संग्राम आप पढ़िए। राजनीति के कई पन्ने आपको, अनसुलझे पन्ने, अज्ञात पन्ने आपको इसमें पढ़ने को मिलेंगे। तो मैं चाहता हूं वो थोड़ा जरूर कहिए। नई पीढ़ी वो अब आप अगर सारी कहानियां मुझसे ही करवा लेंगे तो कपोट.com पे ऑर्डर कम हो जाएंगे इसके, इसलिए वो बड़ा रोचक किस्सा है। वो बिहार से जुड़ा हुआ है, बेलछी से जुड़ा हुआ किस्सा है, इंदिरा गांधी के हाथी पे चढ़ने की कहानी है। हमारी नई पीढ़ी के जो लोग हैं उनको मालूम नहीं होगा कि इंदिरा गांधी किस तरह साड़ी पहन के हाथी पर चढ़ गई थी और वहां से उनकी वापसी का रास्ता हुआ। उसके पहले जयप्रकाश जी ने उनको क्या सलाह दी थी, ये सारी चीजें आपको अमेठी संग्राम में मिलेगी। बहुत अच्छी और बहुत 228 पेज की में आपको गांधी नेहरू परिवार पूरी तरह से समझ आएगा। और आजादी के बाद के जो पॉलिटिकल हिस्ट्री पे कम पुस्तकें लिखी गई है, बहुत कम लिखी गई है, और पता नहीं क्यों ये जितने भी मार्क्सवादी हैं और वो क्यों नहीं लिख रहे हैं, उसकी कहानी आपको मार्क्सवाद के और सत्य में मिलेगी, क्योंकि वो चीजों को दबाना ज्यादा जानते हैं। तो आपको एक पूरा पॉलिटिकल नैरेशन बनाने में ये पुस्तक आपको बहुत मदद करेगी। आनंद भाई साहब, संदीप जी 1 मिनट के लिए आपको रोकता हूं। ये जो आप बात कर रहे थे ना, मार्क्सवादी क्यों नहीं करते, उन्होंने बड़ी चतुराई से नामवर सिंह 40 साल तक बोलते ही रहे। बोलते ही रहे। लिखने में क्या होता है ना कि अगर आप कुछ लिख देंगे तो उसमें अगर एक पंक्ति भी गलत होगी तो 10 वर्ष बाद भी कोई शोधार्थी उस पर प्रश्न खड़ा कर सकता है। लेकिन बोलने में वो सहूलियत है, वो सलाहियत है। और नामवर जी के तमाम भाषणों की किताब छपी, मैंने कई गलतियों की ओर इशारा किया तो मुझे बताया गया बहुत सुविधाजनक तरीके से, अरे वो संपादन की भूल रह गई होगी। नामवर जी ऐसा थोड़ी कह सकते, बिल्कुल नहीं कह सकते, लेकिन संपादक को तो सावधान रहना चाहिए, क्योंकि आने वाली पीढ़ियों तो उसी किताब के आधार पर नामवर सिंह का मूल्यांकन करेंगी। तो अगर नामवर जी के बारे में हम कोई गलत बात किसी पुस्तक में संपादित करते हैं तो वो नामवर जी के प्रति भी हम अश्रद्धा का भाव रखते हैं और उनके प्रति भी ठीक ठाक अगर हमारी आस्था होती तो हम ऐसा नहीं करते। तो मार्क्सवादियों का ये जो प्रपंच है, ये जो पाखंड है, ये जो छल है, मार्क्सवाद के अर्धसत्य में मैंने एक शब्द का प्रयोग किया जिसका नाम है छलात्कार। बलपूर्वक किया जाने वाला छलात्कार है। और मार्क्सवादी छलात्कारी होते हैं और छलात्कार करने में उनको जरा भी गुरेज नहीं होता है। पूरा इतिहास 1965-67 के बाद से भरा हुआ है। आप देखें,
ये वही लोग हैं जिन्होंने इमरजेंसी को, तानाशाही को अनुशासन पर्व कहा था। मावलंकर हॉल में दिल्ली के बैठ के भीष्म साहनी की अगुवाई में, अध्यक्षता में अनुशासन पर्व कहते हुए इमरजेंसी का समर्थन करने वाले लोग आज वो हमें फांसीवाद और इस पर नसीहत देते हैं। प्लीज कीप योर माउथ शट। आपके पास, यू डोंट हैव एनी राइट टू स्पीक अबाउट फासिज्म एंड एनीथिंग। आप में अगर जरा भी नैतिकता है तो आप कृपया स्वांग से बाहर निकलें, पहले स्वीकार करें और उसके बाद किसी प्रकार का कोई आप बयान या प्रवचन करें। ये बहुत अच्छी बात इन्होंने कहा कि मार्क्सवादी जो हैं वो छल प्रपंच में माहिर हैं। लोमड़ी, जिसको पैरेटो ने कहा था फॉक्स और लाइन थ्योरी का, वो जो लोमड़ी की सारी चालाकियां उनके अंदर है। और मैं काफी लंबा विमर्श हो गया है, लेकिन एक कमेंट और आपसे लूंगा। आपने नेहरू जी को एक जगह कोट किया है, मैं भूल रहा हूँ, मार्क्सवाद के अर्थसत्य में ही है शायद, या अमेठी संग्राम में है, कि भारत के सेकुलरिज्म को मजबूत करना है तो धर्म नहीं संस्कृति मजबूत करेगी। और आज उनकी पूरी विरासत जो है वो वायनाड में क्यों चुनाव लड़ने गई है कि वहां हरे हरे मजहब के लोग वोट करेंगे। क्यों उनकी पार्टी के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि देश के संसाधनों पे किसी एक मजहब का अधिकार है। तो ये नेहरू जो कहना चाहते थे वो किसको धोखे में रखना चाहते थे? दरअसल संदीप जी, ये एक बड़े डिजाइन का हिस्सा है। अगर आप वासुदेव शरण अग्रवाल को पढ़ें तो धर्म और संस्कृति कभी अलग भारत में हुई नहीं। धर्म जो है वो संस्कृति या कला के आंगन में आके खिलखिलाती है, और जब आप धर्म को कला और संस्कृति के आंगन से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं तो दरअसल आप वही नैरेटिव रखते हैं कि भारत विविधताओं में एकता का देश है। भारत विविधताओं का देश नहीं है, भारत एक संस्कृति का देश है। भारतीय संस्कृति यहाँ की संस्कृति है जिसमें हम विविधता का उत्सव मनाते हैं। हमें और आपको सबको इस नैरेटिव पर बल देना चाहिए कि भारत की संस्कृति एक है और हम डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करते हैं। डाइवर्सिटी वाली कंट्री नहीं है ये, डाइवर्स कल्चर नहीं है। हमारा कल्चर तो एक ही है, इंडियन कल्चर, भारतीय कल्चर, भारतीयता हमारी संस्कृति है। इसलिए धर्म और संस्कृति को नेहरू जी की जो सोच थी वो उसको थोड़ा अलग करके देखने की के दोष के वो शिकार हो गए, या जानबूझकर किया था। ये तो विद्वानों, जो नेहरू पर किताबें लिखने वाले विद्वान हैं, जो वो बता पाएंगे। नेहरू पर मेरा अध्ययन थोड़ा कम है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नेहरू जी ने धर्म और संस्कृति को अलग तरीके से देखने की जो कोशिश की, उससे बहुत सारी भ्रांतियां इस देश में पैदा हुई। असल में मैंने ये प्रश्न जाते जाते इसलिए पूछा क्योंकि आपने जो आखिरी लाइन कहा था, मार्क्सवाद का जो ये छल छद्म है, मैं पाठकों को दिखाना चाहता था कि भारत के प्रधानमंत्री उस छल छद्म में कितने माहिर थे, और इसीलिए मार्क्सवाद के कैटेगरी में वो भी आते हैं। तो और इसीलिए मैंने रेफरेंस भी आपकी पुस्तक से ही लिया, मुझे याद नहीं इन दोनों। और संदीप जी, और ये इतने ताकतवर लोग होते हैं कि भारत के संविधान की प्रस्तावना बदलवा देते हैं। प्रस्तावना बदलवा देते हैं, और तब बदलवाते हैं जब विपक्ष होता ही नहीं। संविधान सभा की मूल आत्मा की हत्या करने के बाद जो भारत के संविधान की प्रस्तावना है, जिसमें न तो समाजवाद था न सेकुलरवाद था, क्या किसी विचारधारा को किसी देश की संविधान में शामिल करवाया जा सकता है? ये छलात्कार इस देश के संविधान के साथ हुआ है। किसके दबाव में हुआ, किसने किया, पूरा देश जानता है, पूरी तरह से जानता है। और तब विपक्ष जेल में बैठा था, ये सबसे बड़ी तानाशाही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी, आपने हमें बुलाया कपोत के मंच पर, बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिया स्पीक्स डेली को भी धन्यवाद, और आपकी पूरी टीम को धन्यवाद कि अमेठी संग्राम और मार्क्सवाद का अर्ध सत्य को आपने मंच दिया। बहुत आभार आपका, हृदय से धन्यवाद। नहीं, दोनों पुस्तकें असल में हमने आपको नहीं मंच दिया, ये दोनों पुस्तक इतनी सुंदर है। मैंने, चूंकि मेरा एक स्वभाव है कि मैं पूरी पुस्तक पढ़ के फिर मैं लेखकों से बात करता हूं, क्योंकि मूल स्वभाव में तो मैं लेखक पत्रकार ही हूं। ये चीजें मैंने लड़ाई में ठान ली है। वो तो आप वामपंथी भी नहीं है, इस वजह से ये छल नहीं कर पाते होंगे ना कि बिना पढ़े ब्लर्ब देख के पुस्तक पे चर्चा कर लें। वही बात है, तो इसलिए पढ़ने में मुझे समय लगा। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने दोनों इतनी अच्छी पुस्तक लिखी है। और मैं पाठकों से कहूंगा कि आप लोग रिव्यू दीजिए, kapot.in पे रिव्यू भी है। और आपको, अगर आप लोग चाहेंगे तो
आनंद भाई साहब की हस्ताक्षर कॉपी भी आप सबको मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।